स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये यूँ कहिए सबसे बड़ा पार्ट है इनऑर्गेनिक का। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, ये तो पहले पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं ये हम बता दिए हैं शुरू में ही, कि वैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो तो उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 आता है, यानी टोटल इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। इसीलिए हालांकि इससे भी ज़्यादा ग्रुप आपको डी ब्लॉक में है, लेकिन वहाँ सबको कलेक्टिवली स्टडी करना है और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप को स्टडी करना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इससे क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा रहने का चांस रहता है। तो ग्रुप 13 इसमें सबसे पहला पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसको याद रखने का ऐसे ये होता है, ये बरकत अली gave इंडियन टेलीविज़न, ये इस ग्रुप को याद रखने का। ऐसे आप लोग और भी बहुत सारा कोड तो खुद से बनाना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसके लिए आपको उस चीज़ को बार बार स्टडी करना होता है, तब आप कोड बनाते हैं, इसलिए स्टडी करने में ही आधा याद हो जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखने के लिए कि बरकत अली गेव इंडियन टेलीविज़न, है ना। यहाँ चूँकि क्लास है, क्लास पे मैं कुछ उस तरह का बहुत इजी या लूज टॉक करके कोई सिंपल कोड नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पर मैंने उस हिसाब से बनाया है। बरकत अली गेव इंडियन टेलीविज़न, बरकत बी अली AL गेव GA इंडियन IN टेलीविज़न TL। तो ये इस ग्रुप को याद रखने के लिए है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 5, ये भी आप जानते होंगे। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में मैजिक नंबर के यूज से ये सब याद रखना हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 है, उसके नीचे 8 ऐड करेंगे, 13, यहाँ 18 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे और यहाँ 32 ऐड करेंगे। तो 5, 13, इसलिए टॉप का अगर याद है तो उसके बाद सभी का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, आर्गन 3d10, यहाँ D आ गया, 4s2 और 4p1, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1 एंड जेनॉन 4f14, या F इंट्रोड्यूस हो गया, 5d10 6s2 6p1। तो इन सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ns2 और np1 हो गया। ठीक है, ns2 np1, जहाँ n का वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा होगा। ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी के बारे में पहले हम लोग को जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है और जनरल कैरेक्टर्स के बाद इसमें हम लोग फिर इंडिविजुअल बोरॉन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
इसमें जितने भी कंटेंट वो जो मैं बता रहा हूँ उसी को बार बार आप लोग पढ़ेंगे, और ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कुछ भी हो, इससे बाहर नहीं आएगा। आप ये निश्चिंत होकर सिर्फ इस पर आप फोकस कर सकते हैं। हम लोग अब इसका एटॉमिक रेडियस के बारे में, हालांकि पीरियोडिक टेबल में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है एटॉमिक रेडियस का, तो पीरियोडिक टेबल में जो एक जनरल ट्रेंड हम बताए थे, उस ट्रेंड में क्या है कि ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने से यहाँ 2 ऑर्बिट या 3 ऑर्बिट, 4, 5, 6 ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ते जाना चाहिए। तो यानी बोरॉन से ज़्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम, उससे ज़्यादा इंडियम, उससे ज़्यादा थैलियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, इस जगह गैलियम ही छोटा हो गया, एल्युमिनियम बड़ा हो गया। तो ये इस जगह कुछ बुक्स में ये दोनों का साइज लगभग बराबर लिखता है, ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। और अगर माइन्यूटली कंसिडर करें तो ये एल्युमिनियम से स्लाइटली छोटा ही होता है। तो इसका कारण क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रांजिशनल कह सकते हैं, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ हम लोग जैसे अगर हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम ऐसे हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। फिर देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3, 4 और सीधा यहाँ पर हो जाता है ग्रुप, अगर 13 का लीजिएगा तो यहाँ 5 है ना एटॉमिक नंबर बोरॉन, तब फिर यहाँ एल्युमिनियम और ये गैलियम, फिर इंडियम और थैलियम। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5 लगातार हो गया, यहाँ पर 11, 12 और 13 लगातार हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये 19, 20 और यहाँ 31, और बीच में यहाँ पर इस जगह जो है, यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आता है एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। ये जो एलिमेंट आता है, तो हम लोग ऐसे जानते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर जैसे जैसे जाएंगे, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा और एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, और वो अगर कैलकुलेट करके देखिएगा तो इससे ये थोड़ा सा बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से बोरॉन का थोड़ा बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ भी वही थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इस बीच में, अब यहाँ से तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ बीच में 10 एलिमेंट्स आते हैं। इसकी वजह से हर एक में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 स्टेप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इस वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम के लगभग बराबर या उससे थोड़ा
छोटा ही हो जाता है। तो ये बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट के वजह से इसके साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये वजह है जिसके वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम से थोड़ा छोटा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर आयोनिक रेडियस की बात करें, आयोनिक रेडियस की अगर बात करें तो वहाँ पर जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें लेकिन फिर जनरल ट्रेंड ही फॉलो होता है। बी यहाँ पर आयन 3+, हालांकि बोरोन 3+ आयन बनाता नहीं है, एल्युमिनियम 3+, फिर गैलियम 3+, और फिर इंडियम, यहाँ पर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये निकल जाने के वजह से यहाँ पर वो इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। तो यहाँ फिर ये इंडियम, यहाँ थैलियम Tl, ये इसका जो आयनिक रेडियस का ये ऑर्डर, ये आयनिक रेडियस में नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है। एटॉमिक रेडियस में यहाँ स्लाइट वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिस वजह से गैलियम विल बी लिटिल बिट स्मॉलर देन एल्युमिनियम, और यू कैन से बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये ऊपर से नीचे साइज का जो ऑर्डर है उस हिसाब से आयोनाइजेशन इंथैल्पी होना चाहिए क्या, कि साइज का हम लोग लिए कि बोरॉन के बाद गैलियम, फिर एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम फिर इंडियम फिर थैलियम। तो अगर साइज का उल्टा आयनाइजेशन एनर्जी, उस हिसाब से ये तब गैलियम होता, तब एल्युमिनियम, इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर है, उससे मतलब डिफरेंट ऑर्डर है। इसका डिफरेंट ऑर्डर होने का कारण क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम जो होगा ये तो सबसे छोटा है साइज में, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा हुआ। एल्युमिनियम एस ब्लॉक के तुरंत बाद आता है, गैलियम और इंडियम डी ब्लॉक के बाद आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हुआ होगा। और थैलियम में 4F और 5D आ जाता है, यानी D और F के बाद। तो जैसे जैसे D और F ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली खींच के रखता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफ़िकल्ट हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर वो सभी शिल्डिंग इफेक्ट, साइज, है ना, ये सारा फैक्टर, ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब चीज़ को अगर कंसिडर करें, फाइनल नेट ऑर्डर ये मिलता है। हमने कहा ही था इनऑर्गेनिक में सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करने सीखना होगा कि ये सारे फैक्टर को एक साथ इंक्लूड करके तब ये ऑर्डर आता है। उसी तरह से फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखिए ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर इंडियम लास्ट वाला था, वो यहाँ आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आयोनाइजेशन इंथैल्पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्लूडेड हो जाता है, उस वजह से नेट ऑर्डर यहाँ ऐसा हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो लेंगे वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, और उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन से एल्युमिनियम का कम, एल्युमिनियम से गैलियम का कम, फिर उधर बढ़ा और गैलियम का इतना कम हो जाता है कि उसको आप अगर हाथ में ऐसे रखेंगे को गैलियम को मुट्ठी में पकड़ के, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर में गैलियम पिघल जाएगा, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, बट
ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर ये पिघल जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ सीधा ऊपर से नीचे यहाँ डिक्रीज कर रहा है। जितना ऊपर है वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। डेंसिटी का ऑर्डर अगर हम लोग लेंगे तो डेंसिटी यहाँ ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर साइज में जो भी चेंज हो तो उस हिसाब से साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से साइज बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से उसका मास बढ़ता है, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट डेंसिटी का ये ऑर्डर मिलता है जो कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है। तो ये डेंसिटी हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए, ग्रुप 13 का जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया, NS2 और Np1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बोरॉन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, और अगर बोरॉन मेटल से जुड़ता है तो बोरॉन में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, तो उसका भी एग्जाम्पल बताएंगे। लेकिन यूजुअली जो होता है ग्रुप 13 एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। हालांकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहते हैं, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता क्या है? इसमें कहा जाता है क्या, जैसे जो पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जैसे ग्रुप 13 का ही है, तो NS2 और Np1 ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, लेकिन इसमें ये जो NS ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी ये बॉन्ड बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उतना रुचि नहीं दिखाता, ये बॉन्ड बनाने में भाग ही नहीं लेगा। तो जब ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा तब तो वैलेंसी 1 हो जाएगा, है ना? तब वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो इस NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेने की टेंडेंसी यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन के इस पेयर को इनर्ट पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलक्टेंस मतलब किसी चीज़ के प्रति निष्क्रिय रहना, इच्छा नहीं जताना, है ना? द रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर of NS orbital of heavier p block elements, heavier p block elements towards participation in bond formation. Is called
इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। रिलक्टेंस, निष्क्रियता, NS ऑर्बिटल जो हेवियर p ब्लॉक एलिमेंट्स के, हेवियर मतलब p ब्लॉक में नीचे, जिसका ऊपर से नीचे तो मास बढ़ेगा तो नीचे वाला भारी होगा, तो p ब्लॉक में जो नीचे का जो है एलिमेंट्स, उसके NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड बनाने के प्रति भाग लेने की इच्छा का न होना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये इच्छा क्यों नहीं होता और इसका चेंजेज किस तरह से होता है, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि NS2 और NP1 इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राउंड स्टेट में होगा NS2 NP1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये NS, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल में, और फिर यहाँ से इधर NP, P में तो 3 ऑर्बिटल होता है P सब सेल में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NP, ये X, NPY और NPZ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है ना कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड, वही उसका वैलेंसी है, उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए ये जो ग्रुप 13 का जो लास्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, उस हिसाब से लास्ट ऑर्बिट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्थिति में ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में 1। लेकिन अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में NS से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस जगह से एक निकला और वो चला गया कहाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया p ऑर्बिटल में। तो अब इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3, और ये ट्राई वैलेंट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, ये मोनोवैलेंट हो गया, ये मोनोवैलेंट। और एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ये ट्राई वैलेंट हो जाएगा, ये ट्राई वैलेंट हो गया, ठीक है। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो देखिए ऐसा कब हुआ, जब NS का इलेक्ट्रॉन पेयर जब जोड़ा में था तब तो वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, वो अनपेयर्ड हुआ तब वो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। इसीलिए तो यहाँ होता क्या है, ये एक्साइटेड हुआ, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, यानी NS से इलेक्ट्रॉन को NP ऑर्बिटल में जो शिफ्ट करना है, इससे तो इसका एनर्जी ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा होने के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहाँ शिफ्ट करना होगा, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तब ये शिफ्ट होगा, और ये अच्छा खासा अमाउंट होता है एनर्जी का, इसलिए नॉर्मल स्टेट में तो ऐसा होगा नहीं। वो एनर्जी देंगे, एलिमेंट गर्म हो जाएगा, यानी हॉट कंडीशन में ही +3 स्टेट पे जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या बताया जाता है, देखिए इसके लिए साइंटिस्ट का क्या सोचना है कि पहले ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले ये बॉन्ड बनाना शुरू करता है,
ये किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी खर्च होगा इसको एक्साइट करने में, और तब एक्साइट होगा। इस तरह से बाहर से बिना एनर्जी दिए अपने आप एक्साइटेशन हो सकता है, यानी बॉन्ड का बनना और एक्साइटेशन दोनों साथ साथ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन starts first forming bond, and during this bond formation certain amount of energy is released, and this energy is consumed by ns electrons to be excited। ठीक है, वो एक्साइट होने के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है, और वहाँ से जो एनर्जी निकलता है वो सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अब है क्या, अगर हम लोग बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे लेंगे तो नीचे जाते जाते साइज काफ़ी बड़ा हो गया, तो बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। यानी कि बोरॉन के इस इलेक्ट्रॉन के एक बॉन्ड बनाने से जितना एनर्जी रिलीज हो रहा था थैलियम में, उसकी तुलना में बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा। बोरॉन जितना लूज कर रहा था, मान लीजिए इसको शिफ्ट करने में यहाँ पर x किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और बोरॉन में यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया वो x से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो इसको दे करके एक्साइट कर देगा। लेकिन थैलियम में आते आते वो एनर्जी बहुत कम हो जाता है, वो x से कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ एक्साइटेशन हो ही नहीं पाएगा और वो ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा में ही रह गया, जोड़ा में रह गया तो अब वो जोड़ा में जब तक है तब तक तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो वो बॉन्ड नहीं बनाए इसलिए इनर्ट, जोड़ा में है इसलिए पेयर, इनर्ट पेयर हो गया वो। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे बॉन्ड एनर्जी घटेगा, तो वो एनर्जी कम होगा और उसको शिफ्ट करने में वो एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा, इनर्टनेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका है इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखिए इनर्ट पेयर, इलेक्ट्रॉन का ये पेयर इनर्ट पेयर हुआ और इसके इनर्ट रहने के वजह से उसका वैलेंसी जो 3 हो रहा था अब 1 हो गया, वैलेंसी 2 घट गया, तो वैलेंसी में जो ये कमी हुआ इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom in a group। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना। इसीलिए यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, है ना, इस जगह भी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, ये सब में नहीं होता है, यहाँ थोड़ा बहुत होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो इन सब में +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से +1 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हमने कहा हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट कि इसका तो एटॉमिक मास कम होगा, नीचे वाले का ज़्यादा होगा, इसलिए ये शो किया जाता है किसके द्वारा, हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द वैलेंसी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द वैलेंसी ऑफ elements decreases by 2, उसका वैलेंसी 2 से घट जाता है ना, ये 2 से घट जाएगा।
यानी कि नॉर्मली अगर 3 है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो 2 कम होकर 1 बच जाएगा। अगर नॉर्मल वैलेंसी उसका 4 है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसका वैलेंसी 4 से घटकर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर ग्रुप 13 के लिए तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ले सकते हैं, फॉर ग्रुप 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल वैलेंसी ग्रुप 13 के लिए नॉर्मल वैलेंसी कितना 3 हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +3 ये +1 हो जाएगा। ये इस तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 घट गया और नॉर्मली वो अगर 3 है ग्रुप 13 के लिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अब यहाँ देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू IPE, ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बोरॉन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह +3, ये +3 नॉर्मल, ये +3, ये +3, ये +3 और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 1 कम, तो +1, ये +1, +1, +1 और इसका भी +1। तो अब बताइए, हमने क्या बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो ऊपर से ये जो वैलेंसी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है, तो इसका स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और ये अगर ये बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +3 का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे B+3 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर Al+3, फिर हम लोग इस तरह से B3+, Al3+, फिर Ga3+, फिर In3+, और फिर क्या हो जाएगा Tl3+। तो ये +3 का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, जबकि अगर +1 की बात करें तो वो +1 ये तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे +1 है ना, ये इसका उल्टा इस तरह से हो जाएगा, ये +1 और यहाँ +1। इनफैक्ट ये जो होता है यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफैक्ट ये जो होता है, इनफैक्ट ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, इसमें इन सब के केस में क्या हो जाएगा, +3 इज मोर स्टेबल देन +1, और थैलियम के केस में क्या होता है, ये +1 ज़्यादा स्टेबल होता है +3 से। ये इस तरह से इसका आप लोग
ये +1 जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल थैलियम के केस में, इसीलिए ये सब जो होगा यहाँ पर, ये मान लीजिए E, इन सबको E से रिप्रेजेंट किए, EX3 होगा, लेकिन यहाँ पर EX ही बनेगा, यानी X यहाँ हैलोजन है तो EX ही बनेगा। इस टाइप से हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक जैसे क्वेश्चन है कि इस तरह से, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट oxidizing agent, which is the strongest oxidizing agent। तो strongest oxidizing agent, इसमें मान लीजिए दिया जा रहा है B3+, दूसरा यहाँ दिया जा रहा है मान लीजिए ये गैलियम 3+, फिर तीसरा दिया जा रहा है IN3+, यहाँ पर IN3+, और फिर यहाँ TL3+। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन का लूज कराएगा और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? थैलियम +3 से +1 में जल्दी जाएगा, क्योंकि इसका +3 लिस्ट स्टेबल, +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये जल्दी इसमें जाएगा। जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Tl+3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पूछा जाए विच इज़ द strongest, which is the strongest reducing agent, strongest reducing agent, और यहाँ पर दिया गया है Al+1, दूसरा Ga+1 या 1+ चार्ज, तीसरा यहाँ In+ और Tl+। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और एल्युमिनियम +1 से +3 में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये लूज करके +3 में जाना चाहेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम लोग यहाँ पर इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो फिर जैसे इसी में रहता है कि AlCl3 बनाएगा, है ना, लेकिन ये AlCl3 बनाएगा लेकिन AlCl नहीं बनेगा, और TlCl3 ये नहीं बनेगा लेकिन TlCl बनेगा। ये बनता है, इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देन यहाँ पर है कि TlI3 ये कैसे बन जाता है? TlI3 ये किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, ये कैसे? तो इसके लिए बताया जाता है कि एक्चुअली TlI3 बनता तो सही, लेकिन ये Tl+ और I3- इस तरह से ये टूटता है। यानी TlI3 भले देखने में इस जैसा लगे, लेकिन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। नेचर ऑफ M3+ आयंस, M3+, तो इसमें क्या होता है?
बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में बोरॉन +3 आयन नहीं बनाता। कारण क्या है कि जैसे बोरॉन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे B+ बना, तो यहाँ पर जो लगेगा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो B++ बना, तो यहाँ जो लगेगा एनर्जी ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकला और B3+, तो यहाँ जो लगा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 हो गया। तो ये तीनों का सम जो होता है ये बहुत हाई होता है, इसलिए बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए +3 आयन बनाता नहीं है। लेकिन ये अपने किसी कंपाउंड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना और +3 आयन बनाना दोनों में फ़र्क है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन +3 आयन ऑलवेज रियल 3 इलेक्ट्रॉन को हटाकर ही बनेगा, है ना। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पार्शियली इससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट भी कर गया पार्शियली भी, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बोरॉन 3+ आयन बना रहा है। बोरॉन नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है, ज़्यादातर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। तो Mg3b2 इसमें बोरॉन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। बोरॉन का +3 स्टेट में वो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है और बाकी ये आयोनिक बनाता है। हालांकि इसमें भी हाइड्रस और एनहाइड्रेटेड का कंडीशन है जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे तो बढ़ेगा, इसमें बोरॉन में मेनली यहाँ पर ऐसे तो रखते हैं सेमी मेटल में, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज टू नॉन मेटल होता है। ये क्लोज टू नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ज़्यादा, मेटल का बहुत कम होता है ना। ये दोनों में यहाँ पर मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, नॉन मेटेलिक कम, फिर भी इसको हम लोग जैसे सेमी मेटल या मेटलॉइड्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। मेटलॉइड्स इसलिए इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और ये सब प्योरली सिर्फ मेटल जैसा कैरेक्टर शो करेगा और इसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हुआ। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो जनरल ट्रेंड वो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।